हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स अकेडमी। और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे स्टूडेंट्स। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है? ए चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q। शो दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q/4। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि दो चार्जेस हैं जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, है ना, और इसकी जो लाइन जॉइनिंग है उसके सेंटर पे एक थर्ड चार्ज रख देते हैं स्मॉल q। और अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो, यानी इस पूरे सिस्टम में किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। वो कब होगी? जब स्मॉल q की वैल्यू माइनस कैपिटल Q/4 हो। हमें ये प्रूव करना स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करें। तो देखो, दो चार्ज हम लोग बना देते हैं, कैपिटल Q सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इनकी लाइन ज्वाइनिंग होगी स्टूडेंट्स ये, और डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं? r मान लेते हैं। और ये बोला है कि ये जो थर्ड चार्ज है उसके मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, यानी ये वाली डिस्टेंस r/2 और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी स्टूडेंट्स? r/2। यहां पर हमने थर्ड चार्ज रख दिया स्टूडेंट्स स्मॉल q। अब हमें बताना है कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो उस कंडीशन में स्मॉल q की जो वैल्यू होगी वो माइनस कैपिटल Q/4 होगी। तो हम लोग तीन पॉइंट बना लेते हैं, A, B और C। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका मतलब इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए स्टूडेंट। तो हम लोग सबसे पहले C की बात करें। तो C के ऊपर स्टूडेंट हमेशा नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? ये डिपेंड नहीं करता कि इसकी पोलैरिटी क्या हो। अगर ये स्मॉल q जो है वो कैपिटल Q की सेम पोलैरिटी का होगा तो भी नेट फोर्स जीरो होगा, और अगर ये इससे अपोजिट पोलैरिटी का होगा तब भी नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, कैसे देख लेते हैं एक बार। अगर ये दोनों क्या हुए? सेम पोलैरिटी के हुए, उस कंडीशन में इनमें जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट वो कैसा लगेगा? रिपल्सिव लगेगा। ये F मान लेते हैं, ये रिपल्सिव फोर्स है। अब इनका जो पेयर बन रहा है उसमें प्रोडक्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? जो फोर्स को हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं कि Q1 Q2 अपॉन r²। तो इसमें जो Q1 Q2 है उसमें कैपिटल Q इनटू स्मॉल q आ रहा है, और डिस्टेंस कितनी आ रही है? r/2²। अब इसका जो पेयर बनेगा स्टूडेंट्स, यहां पर भी डिस्टेंस कितनी है? r/2, और जो प्रोडक्ट है चार्जेस का वो भी क्या है? कैपिटल Q इनटू स्मॉल q। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी भी सेम होगा। अच्छा, जो पोलैरिटीज की वही पोलैरिटीज की, इनके बीच में कैसे रिपल्शन कैसा फोर्स लगना चाहिए? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? Fe होगी। और किधर करेगा? पुश करेगा इधर। तो दोनों फोर्सेस से मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल, और डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। दूसरा केस लेते हैं, अगर ये जो Q है वो इससे अपोजिट पोलैरिटी का होगा, यानी अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में स्टूडेंट ये जो कैपिटल Q है वो स्मॉल q के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव लगाएगा। पहले रिपल्सिव लगा रहा था, अब अट्रैक्टिव लगाएगा। इसको मैं F' बोल देता हूं। ठीक है, अब ये बताया मेरे को, जो B वाला चार्ज है वो C के ऊपर फोर्स कैसे लगाएगा? ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और मैग्नीट्यूड अभी भी सेम ही होगी, F'। क्या अभी भी कैंसिल आउट हो रहे हैं? पहले जब FF थे तब भी कैंसिल आउट हो रहे थे, अब F' है तो भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। मतलब F और F' का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई, और कुछ भी नहीं हुआ। तो जो स्मॉल q है स्टूडेंट, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है इररेस्पेक्टिव ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटीज की कुछ भी हो, कैपिटल Q की सेम पोलैरिटी हो या फिर कैपिटल Q से अपोजिट पोलैरिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। तो अब हमें चेक करना है कि जो A वाला है इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है या नहीं। B तो चेक कर, C तो चेक कर लिया हमने, C तो नेट फोर्स जीरो है। अब हम लोग A को भी चेक करना है, D को भी चेक करना है। तो हम लोग किसी एक को चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन आइडेंटिकल है। किसी एक को चेक करोगे तो दूसरे के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो A को हमें चेक करना है कि ये किसमें रहना चाहिए? इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? जीरो। नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो कब हो सकता है? पहले ही बताओ, B और A के ऊपर फोर्स कैसा लगेगा स्टूडेंट? रिपल्सिव लगेगा। इसको मैं लिख सकता हूं FAB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी क्या है? सेम। इन दोनों की तो पोलैरिटी सेम है। अब जो C है और A है ना, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, यानी C फोर्स लगा रहा है A पे, वो कैसा होना चाहिए कि नेट फोर्स जीरो हो जाए? वापस से रिपीट कर लो, जो C है वो A के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए
उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए कि जो ये ए के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए स्टूडेंट, 0 हो जाए। तो आप साफ देख सकते हैं कि एफ ए सी ऐसा होना चाहिए। अब अगर आपके पास दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी तो उनका नेट 0 आने की पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों सेम में डायरेक्शन में होंगे तो नेट फोर्स 0 कहां से आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी एफ ए सी जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। साथ ही इनका जो नेट है वो 0 कब आ सकता है, दोनों में मैग्नीट्यूड इक्वल हो। तो हम लोग बोल रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए की इक्विलिब्रियम के लिए स्टूडेंट्स एफ ए बी का मैग्नीट्यूड और एफ ए सी का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। एफ ए बी, ठीक है, एफ ए बी यानी ए बी ये वाला पेयर है। तो एक के ऊपर कौन फोर्स लगा है, बी लगा है। तो क्या है फोर्स का फॉर्मूला, के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना स्टूडेंट, आर ये है ना, तो आर स्क्वायर। एफ ए सी, ए और सी के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, के क्यू1 क्यू2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर बाई 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर बाई 2। अब देखो कैसे लिखेंगे कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बाय 4 बना स्टूडेंट, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कैपिटल क्यू इक्वल्स टू 4 स्मॉल क्यू। तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल क्यू की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्यू बाई 4 निकल जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और हमने देखा कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव कब हो सकता है स्टूडेंट्स, जब दोनों की पोलैरिटी क्या हो, अपोजिट हो। यानी ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। यानी ये तो मैग्नीट्यूड वाइज आंसर है हमारा, ठीक है। और अगर आपको विद पोलैरिटी देना है, विद पोलैरिटी एग्जैक्ट आंसर देना है, तो कैपिटल क्यू जो स्मॉल क्यू है स्टूडेंट्स वो माइनस कैपिटल क्यू बाई 4 इक्वल है, ठीक है। तो यानी जो आपके पास स्मॉल क्यू है स्टूडेंट्स, अगर आपको विद पोलैरिटी देना है तो जो स्मॉल क्यू है वो माइनस कैपिटल क्यू बाई 4 इक्वल। अगर आपको विद पोलैरिटी आंसर देना स्टूडेंट्स तो जो स्मॉल क्यू है, अगर आपको विद पोलैरिटी आंसर देना स्टूडेंट्स तो जो स्मॉल क्यू है वो माइनस कैपिटल क्यू बाई 4 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। Two identical charges capital Q each are kept at a distance small r from each other. A third charge is placed on the line joining the above two charges such that all charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of the charge small q? तो अभी क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, आपके पास वही दो कैपिटल Q चार्जेस हैं सेम पोलैरिटी के, इनकी लाइन ज्वाइनिंग है, यानी दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसमें कहीं पर भी थर्ड चार्ज स्मॉल q को रख देते हैं तो उस स्मॉल q का मैग्नीट्यूड, साइन और पोजीशन, पोजीशन मतलब कहां रखें कि अभी ये तीनों के तीनों क्या हो, इक्विलिब्रियम में आ जाए, पूरा जो सिस्टम है चार्जेस का वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो केस वैसा ही है, लेकिन बस इसमें जो स्मॉल क्यू है उसकी पोजीशन स्टूडेंट चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पे पहले कहां पे था, ये मिड पॉइंट पे था, अभी बताया नहीं कहां पे रखा हुआ है, अभी ये चीज पता ही नहीं है कि कहां पे रखा हुआ है, लेकिन हमें फाइंड करनी है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वही ए और बी दो चार्जेस सेम कैपिटल क्यू, इनके लाइन ज्वाइनिंग बना ली, लाइन ज्वाइनिंग के बीच में जो सेपरेशन है वो आ रहा है, उसमें कहीं पर भी एक थर्ड चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू सी पॉइंट पे, ठीक है। मान लेते हैं कि ए से एक्स की, ए से सी की जो डिस्टेंस है वो x है, तो सी से पी की कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, r माइनस x। अब हमें बताना है कि जो तीनों के तीनों चार्जेस है वो किसमें इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले तो सी को उठाते हैं, सी के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सी पे नेट फोर्स 0 कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और साथ में अपोजिट डायरेक्शन होने चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन तो आ ही जाएंगे, क्यों आ जाएंगे, सपोज कोई पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स यानी राइट साइड, इनके बीच में कैसा लगेगा, रिपल्सिव यानी लेफ्ट साइड में। तो कैंसिल आउट तो कर लेंगे, डायरेक्शन तो अपोजिट ही आएगी, बस आपको ये इंश्योर करना है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल के लिए हम लोग कर लेते हैं कि जो सी के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है वो किधर है स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये अपोजिट पोलैरिटी की होनी चाहिए, ठीक है। अपोजिट पोलैरिटी की होनी चाहिए, तो देख लेते हैं। आप ये देखो कि सी की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो सी है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा
कब? जब आपके पास अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए। अब हम लोग एक इक्विलिब्रियम की बात करें तो एक इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, वही जो कंडीशन हमने सेम पिछली बार अप्लाई करी थी वही अभी हम लोग अप्लाई करते हैं। बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कैसा लगेगा? रिपल्सिव, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो सी है वो कैसा लगाना चाहिए? अट्रैक्टिव फोर्स लगाना चाहिए। यानी इन दोनों की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? अपोजिट। अपोजिट का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये अपोजिट पोलैरिटी है, तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव। तो हम लोग एक बार मान लेते हैं कि जो सी पे है ए फोर्स लगा रहा है वो क्या है? एफ सी। जो बी है वो सी के ऊपर फोर्स लगा रहा है एफ सी बी। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? इक्वल होना चाहिए। यानी एफ सी ए शुड बी इक्वल टू एफ सी बी। ठीक है, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। तो एफ सी और एफ सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये पूरा पूरा ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो आर वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है चीज? यानी ये डेफिनेटली इसके मिड पॉइंट होना चाहिए। वही सेम टू सेम सिचुएशन है स्टूडेंट्स, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इसमें आपको बता दिया था कि मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसमें नहीं बताया, लेकिन ये तो जरूर है कि सी इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है क्योंकि फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। मैग्नीट्यूड कब इक्वल हो सकते हैं? क्योंकि चार्जेस के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं कैपिटल के स्मॉल क्यू कैपिटल के स्मॉल क्यू वो तो सेम बन रहे हैं, तो डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए। अगर चार्जेस के जो प्रोडक्ट वो डिफरेंट होते तो हम लोग बोल सकते थे कि यहाँ पर भी जो डिस्टेंस अगर सेम नहीं है फिर भी फोर्सेस इक्वल हो सकते थे। कब हो सकते थे? जब इनके जो पेयर है वो डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स। ये पेयर जो है वो डिफरेंट होते हैं, जैसे ये 2 कूलम 3 कूलम है तो हो सकता है 3 कूलम 4 कूलम होता। तो उस कंडीशन में अलग डिस्टेंस पर भी यानी सेम डिस्टेंस पे नहीं रखे हो फिर भी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल आ सकते हैं। लेकिन आपके पास प्रोडक्ट तो सेम है, चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, तो ये फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल कब आ सकते हैं? जब इनको सेम डिस्टेंस पे रखा जाए, यानी इसको मिड पॉइंट पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी पोजीशन तो आ गई। साथ में ये भी बता दिया कि इन दोनों की पोलैरिटी वो कैसी है? अपोजिट है। और अब आप देख ही सकते हैं एक के ऊपर हम लोग इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। एक के ऊपर इक्विलिब्रियम का मतलब वही है जो हमने पहले किया है। सी का फोर्स निकाले स्टूडेंट्स, तो ए और सी के बीच में कैसा फोर्स है? एफ ए सी अट्रैक्टिव है। ए के ऊपर निकाल रहे हैं फोर्स, कौन लगा रहा है? सी लगा रहा है। ठीक है, तो एफ ए सी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। बी का फोर्स देख लेते हैं तो वो कैसा होगा स्टूडेंट्स? ऐसा होगा एफ ए बी। एफ ए बी रिपल्सिव होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये तो किस चीज की थी? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सी। तो सी के इक्विलिब्रियम से हमने पोजीशन निकाली। अब ए के इक्विलिब्रियम से फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए हम लोग इसकी जो वैल्यू है वो निकालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ए के इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे? एफ ए सी शुड बी इक्वल टू एफ ए। एफ ए सी का मैग्नीट्यूड कितना स्टूडेंट्स? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड और कितना है? के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कैसे यहां से आपके पास क्यू, अच्छा एक्स का आर वैल्यू लिख सकते हैं अगर नहीं निकाला तो आर स्क्वायर 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आर वैल्यू का होल स्क्वायर कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर क्या? तो यहां से आपका स्मॉल क्यू आएगा स्टूडेंट्स, वो कितना आ जाएगा आपके पास? q/4। वही प्रीवियस वैल्यू बिल्कुल सेम, मैग्नीट्यूड वाइज पोलैरिटी वाइज अपोजिट। तो एग्जैक्टली हम लोग आंसर लिखें तो स्मॉल क्यू क्या है? माइनस ए। हमारे पास स्टूडेंट two similar balls each having mass small m and charge small q are hung from a silk thread of length L. Prove that equilibrium separation x equal to q square L upon 2 pi epsilon times e की power 1/3 when each thread makes a small angle theta with the vertical. तो आपके पास क्या स्टूडेंट्स? दो सिमिलर balls हैं, है ना, जिनका जो चार्ज है स्टूडेंट वो सेम है, जिनका जो मास है वो भी सेम है। उनको सिल्क थ्रेड से रखा है, दो सिल्क थ्रेड है,
अब ये दोनों का सेम टाइप के चार्जेस होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो जो थ्रेड है पहले वर्टिकल थे, अब वो कुछ ऐसे हो गए स्टूडेंट्स, है ना। और वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। देखो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ये कौन है, थ्रेड है। ये कौन है, वो लाइन जहां पर अगर चार्ज नहीं होते तो थ्रेड कैसा होता, बिल्कुल वर्टिकल होता। तो वर्टिकल लाइन है, उनसे ये जो थ्रेड है वो ऐसा हो गया, दूसरा थ्रेड है वो ऐसा हो गया, जैसा कि मैंने डायग्राम में बनाया है, ठीक है। तो ये एक थ्रेड है, इससे एक बॉल लटकी हुई, दूसरा थ्रेड है उससे एक बॉल लटकी हुई, इनके बीच में क्या है स्टूडेंट्स, रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। लेकिन मैं किसी एक ही चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, इसके ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको मेंशन कर रहा हूं। और साथ में ये क्या बताया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे स्टेशनरी है। तो हम लोग ये कह रहे थे कि अगर आपके पास ये है कि ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा, तो रिपल्सिव लगा रहा तो यहीं जाके क्यों रुक गया, इससे भी आगे जा सकता था, ठीक है। और भी रेंज है, अभी तक ये पूरा फ्लेट हो सकता है ना स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये और आगे जा सकते थे, लेकिन यहीं जाके रुक गए। वहीं क्यों रुक गए, तो स्टूडेंट्स ये वहीं क्यों रुक गए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी वहां पर ये क्या हो गए, इक्विलिब्रियम में है, वहां पर इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इस रिपल्सिव फोर्स के अलावा भी वहां पर एक ऐसा फोर्स है जो इस रिपल्सिव फोर्स को क्या कर रहा है स्टूडेंट, बैलेंस कर रहा है, यानी इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर इसका मास m है स्टूडेंट, तो mg कितना लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। और ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस कंडीशन में इस mg के दो कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट, एक तो लेंथ के अलॉन्ग, यहाँ पे थीटा बनता है स्टूडेंट्स, तो ये थीटा बन गया, और लेंथ के अलॉन्ग हो गया mg cos थीटा, और यहाँ पर हो गया mg sin थीटा। तो अगर आपके पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता तो ये मास कैसा होता, जैसे कि सिंपल पेंडुलम में हम लोग देखते हैं, ये इधर वापस आने की कोशिश करता है मीन पोजीशन की तरफ, जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो mg sin थीटा स्टूडेंट वो रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा तो ये अंदर आ जाता, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो कि मैग्नीट्यूड वाइज तो इसके mg sin थीटा के इक्वल है, इसलिए नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ना तो ये अंदर आ रहा है ना ये बाहर जा रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ q, जो स्मॉल q है उसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो mg sin थीटा को बैलेंस करना चाहिए। अब आप सोच रहे हो ये जो थोड़ा सा डेल्टेड है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, पर स्टूडेंट ये जो थीटा है वो बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल, इसका पहले दे रखा है स्मॉल एंगल थीटा। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए हमने डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाया है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या है स्टूडेंट, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए स्टूडेंट, mg sin थीटा, यानी जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसके इक्वल होनी चाहिए। F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना है, k q1 q2, ये भी स्मॉल q, q2 भी स्मॉल q अपॉन x डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, x एंगल के बीच में, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा mg sin थीटा। अब यहाँ पे आप sin थीटा निकाल सकते हो स्टूडेंट। अब ये क्या है, ये आर्क बना हुआ है, ठीक है, ये आर्क बना हुआ है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये वाली जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ कितनी है स्टूडेंट, वैसे तो ये देखा जाए तो ये x है, तो इसका हाफ कितना हो गया x/2, तो x/2 ये वाली लेंथ है, लेकिन जो थीटा है स्टूडेंट हो गया स्मॉल है, तो स्मॉल है तो ये वाली वैल्यू अगर x/2 है तो इसको भी हम लोग x/2 ले सकते हैं, लेकिन ये वाली जो आर्क लेंथ है इसको हम लोग x/2 ले सकते हैं। तो इस वाली फिगर के अंदर हम लोग, अगर आपको आर्क लेंथ पता है, अगर आपको रेडियस पता है, तो आप जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो जो एंगल होता है, ठीक है, वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर ये आर्क लेंथ कितना होगा स्टूडेंट, x/2, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम लोग सेम ले सकते हैं क्योंकि हमें जो थीटा है वो ही स्मॉल है। तो आर्क लेंथ हमारे पास कितना हो गया, x/2, और जो रेडियस है स्टूडेंट वो कितनी है, l है, लेंथ ऑफ द रेडियस। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x/2 है। तो इसको यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट sin थीटा की जगह पर, ये हो गया हमारे पास x/2। अब देखो एक ही जगह पे हम लोग वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू mg x/2। तो स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो x को आप एक साइड ले जाओ, उधर ले जाओ या इधर ना उधर ले जाते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2l का है और
कितना आ जाएगा 1/3 का आ जाएगा, यानी आप ये देखो यहाँ पे उसी q स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg की पावर, तो ये q क्लियर है चीज। ये इसको प्रूव कर रहा था कि जो सेपरेशन है वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है क्लियर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, two small spheres each having mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads each 1 meter long but of negligible mass and theta is the angle matched with the vertical when equilibrium has been attained, show that q square equal to 4 mg l square sin square tan theta 4 pi epsilon naught। स्टूडेंट्स पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, आपके पास एक सपोर्ट है, उससे दो थ्रेड बांध रखे हैं, उनके ऊपर आपने क्या किया, आइडेंटिकल स्फीयर्स को हैंग कर दिया। अभी क्या होगा, इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो ये वर्टिकल के साथ क्या करेंगे, थोड़ा एंगल बना लेंगे। अब इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स ये कहीं पे भी जा सकते थे, लेकिन इनके बीच में क्या है, एक रीस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा है स्टूडेंट्स, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। mg sin थीटा किधर लग रहा है, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स, जो कि इस वाले स्फीयर को क्या कर रहा है, मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स। तो अभी ये जो चार्जेस हैं वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, और इस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आपको ये बताना है कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू कितनी आनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। थीटा के टर्म में, एल की टर्म में, एमजी के टर्म में आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, देखो इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उनको मैंने मेंशन किया है। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एमजी डाउनवर्ड लग रहा है, जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है स्टूडेंट। अच्छा, इसमें लेंथ के अलोंग जो थ्रेड है उसमें क्या लगेगा स्टूडेंट, टेंशन लगेगी। अच्छा, इस टेंशन को मैं क्या कर रहा हूँ, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो ये वाला जो एंगल बनेगा स्टूडेंट वो थीटा बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जेड शेप बन रहा है, अल्टरनेटिव टीरियड एंगल। तो ये जो थीटा बन रहा है, और थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है स्टूडेंट वो कोस थीटा होता है। तो अगर ये टी है तो ये वाला कंपोनेंट टी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा। और अगर हम लोग इसे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखते हैं तो यहाँ पर राइट साइड वाला फोर्स लेफ्ट साइड फोर्स के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट। इसमें इक्विलिब्रियम में है तो इसकी इक्वेशंस लिख सकते हैं हम लोग फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाले केस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो राइट साइड वाला फोर्स है वो लेफ्ट साइड के इक्वल होना चाहिए, यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो T sin थीटा के इक्वल होनी चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूं। सिमिलरली जो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए, यानी T cos थीटा की वैल्यू mg के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन mg की वैल्यू tan थीटा के इक्वल आती है, ठीक है स्टूडेंट। अब F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा, कि q स्क्वायर अपॉन ये वाले डिस्टेंस लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एक बार हम लोग उस डिस्टेंस को x मानते हैं तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 2x। ये वाली डिस्टेंस अगर मैं इसको x लेता हूं तो ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी x, ये भी x, ये 2x हो गई। एक बार के लिए हम लोग इसको 2x का होल स्क्वायर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू tan थीटा। यहां से आपके पास q स्क्वायर की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी हो जाएगी, mg 4x स्क्वायर tan थीटा अपॉन k e q स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो k की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बदल जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4x स्क्वायर mg tan थीटा। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, q स्क्वायर है। अब अभी तक हमारे पास ये किस टर्म में है, x के टर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कहीं पे x आ रहा है क्या, यहाँ पे l आ रहा है स्टूडेंट। तो x को l में कन्वर्ट करते हैं। अभी देखो आप, ये मैंने x माना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये वाली डिस्टेंस l है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो आपके पास ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा
ये वाली वैल्यू एल और ये वाली वैल्यू एक्स है, ठीक है। तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये बेस है स्टूडेंट और ये परपेंडिकुलर है, तो आप क्या लिख सकते हो, जो परपेंडिकुलर होगा तो एल sin थीटा के इक्वल होगा, यानी बेस के साथ एल cos थीटा और ये जो परपेंडिकुलर होगा वो एल sin थीटा होगा। तो एक्स हमारे पास कितना आ गया, एल sin थीटा आ गया, तो लिख दो वहां पे। तो जैसे ही हम लोग इसको क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, एल sin थीटा, यानी एल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा mg इनटू n, ठीक है स्टूडेंट। ये भी गिवन है, देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 mg sin स्क्वायर थीटा tan थीटा एल स्क्वायर और आगे मल्टीप्लाई करा 4 का एप्सिलॉन नॉट से, प्रूव हो गया, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लें स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, an infinite number of charges each equal to 4 microcoulomb are placed along x axis at x equal to 1 meter, x equal to 2 meter, x equal to 4 meter and x equal to 8 meter and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. तो ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपके पास एक x एक्सिस है, उस पे चार्जेस रखे हुए, ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ, x इक्वल टू 1 मीटर पे 4 माइक्रो कूलम, x इक्वल टू 2 मीटर पे, मतलब अगर मैं इसको q दे देता हूं ना, तो यहां पर भी q, x इक्वल टू 4 पे भी q, x इक्वल टू 8 पे भी q, यानी x इक्वल टू 1 2 4 8 16 है ना 32, ऐसे x पे क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है ना, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, q इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम। अच्छा, जो ओरिजिन है उसके ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है, 1 कूलम, इसको मैंने कैपिटल क्यू मानना है स्टूडेंट। अब आपको ये बताना है कि जो ओरिजिन है इसके ऊपर रखे हुए चार्जेस का जो नेट फोर्स है वो कितना है। तो अब इस चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ये वाला भी फोर्स लगाएगा, तो जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं वो सारे फोर्स लगाएंगे। अच्छा, उन सबकी डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट साइड में, क्योंकि चार्जेस की पोलैरिटी क्या है स्टूडेंट, सेम है, कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज मेंशन नहीं किया है, तो ये सारे चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट वो सबसे ज्यादा आएगा, लेकिन डिस्टेंस कम है, तो मैंने बड़ा एरो बनाया है। सेकंड वाला चार्ज भी लगाएगा, लेकिन इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, थर्ड वाला लगाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स का मैग्नीट्यूड छोटा होता जाएगा। अब अगर आपको नेट फोर्स चाहिए तो सारे के सारे फोर्सेस का क्या करोगे, वेक्टर सम करोगे, लेकिन स्टूडेंट इसमें एक खास बात ये है कि सारे के सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, जब सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो तो उनका जो वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड आएगा वो सारे फोर्सेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। मतलब है तो ये वेक्टर सम, लेकिन ये सबके डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनका जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट है किसका, नेट फोर्स का, उसकी वैल्यू इंडिविजुअल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के अलजेब्रिक सम के इक्वल होती है। यानी F1 जो भी था, F2 जितना था, इन सब का क्या कर दो आप, सिंपल अलजेब्रिक सम कर दो, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो करें इसको। तो F1 अगर आपको निकालना है तो जो F1 होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कि कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 1 स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। F2 अगर आपको निकालना है तो K कैपिटल Q स्मॉल q 2 होल स्क्वायर। F3 निकालना है तो K कैपिटल Q स्मॉल q, x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। F4 निकालना है तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 8 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करोगे आप, F नेट हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस एंड सो ऑन। तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 1 स्क्वायर, K कैपिटल Q स्मॉल q 2 स्क्वायर, K कैपिटल Q स्मॉल q 4 होल स्क्वायर, K कैपिटल Q स्मॉल q 8 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं अपने K कैपिटल Q स्मॉल q को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बनेगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 4 स्क्वायर, 1 अपॉन 8 स्क्वायर एंड सो ऑन।
ठीक है, क्लियर है चीज? इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ। 1/1/4 1/16 1/64 and so on। स्टूडेंट क्या ये जीटी बन रही है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सम होता है स्टूडेंट्स, अच्छा ये क्या है? इसमें एन नंबर नहीं है, ये इनफाइनाइट तक चल रही है। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एस इंफिनिटी, वो होता है a/1 - r, यानी जो फर्स्ट टर्म है डिवाइडेड बाय 1 - r। r क्या है यहाँ पे? कॉमन रेशियो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1 1/4 1/16 1/64। तो अगर आप इनको डिवाइड करोगे 1/4 को 1 से करते हो तो 1/4 आ रहा है, 1/16 को 1/4 से डिवाइड करते हो तो 1/4 आ रहा है। तो हम लोग अगर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो जो आएगी वैल्यू उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जीटी है स्टूडेंट, और इसके जो इनफाइनाइट टर्म्स हैं उसका जो सम होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास a/1 - r होता है। तो a यहाँ पे कितना है? तो इसका सम आ रहा है स्टूडेंट, इसके आगे तो क्या है? k कैपिटल Q स्मॉल q तो लगेगा लगेगा। तो आपके पास f नेट जो आएगा वो k कैपिटल Q स्मॉल q, और इसका जो सम का फॉर्मूला है, इसके सम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? ये आपके पास 1 है, 1 - 1/, ठीक है। r कितना है? 1/4 है। तो k कैपिटल Q स्मॉल q, ये हो गया स्टूडेंट आपके पास 3/4। 4 ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, a की वैल्यू कितनी है? 4πε कैपिटल Q स्मॉल q, 4 से 4 गया तो 1/3πε। q कितना था? 1 था, स्मॉल q कितना था? 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁶। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 1.33 क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर 3 चार्जेस q1 q2 q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge capital Q with the same sign as small q placed at the centroid of the triangle? तो आपके पास क्या है? ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है और उसके वर्टिसेस पे जो है वो स्मॉल q चार्जेस रखे हुए हैं। तो आप ये बताओ कि इस सेंट्रोइड वाले जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है स्टूडेंट्स? आपको ये फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। इसमें क्या होता है, जब किसी एक चार्ज के ऊपर आपको नेट फोर्स निकालने हैं तो आप क्या करो, एक एक चार्जेस की वजह से फोर्स निकालो। इस स्मॉल q की वजह से सुपर फोर्स निकालो, इसकी वजह से फोर्स निकालो, इसकी वजह से फोर्स निकालो, फिर उन सारे फोर्सेस का क्या कर लेना स्टूडेंट? वेक्टर सम कर लेना, ठीक है। तो आप ये बताओ जो a और b और c पॉइंट है, तो a पॉइंट की वजह पे, a पॉइंट की जगह पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स उसको हम लोग F1 मान लेते हैं। b पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको F2 मान लेते हैं। c पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको F3 मान लेते हैं। अब हमें F1, F2, F3 के मैग्नीट्यूड पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अब ये मान लेते हैं कि पहली बात तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, यानी तीनों की साइड्स क्या सेम है। अब यहां से a पॉइंट से सेंट्रोइड की जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो क्या ये भी x होगी? क्या ये भी x होगी? तो सारी की सारी जो वैल्यूज है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो अब ये देखो F1 किसके बीच में लग रहा है? इस स्मॉल q और इस कैपिटल Q के बीच में F1 लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x², ठीक है। F2 हमें निकालना स्टूडेंट, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कि ये वाला पेयर हो जाएगा, तो इस वाले पेयर के लिए k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x², क्योंकि डिस्टेंस वही है। अच्छा F3 का मैग्नीट्यूड भी यही हो जाएगा स्टूडेंट, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x², क्योंकि ये वाला डिस्टेंस भी कितनी है? x है। तो F1, F2, F3 तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? F मान लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो डायग्राम बन रहा है ना स्टूडेंट, इनमें ये जो एंगल बन रहा है ना, फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहे हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं? 120 डिग्री। कैसे हैं एक बार चेक कर लेते हैं।
वाला भी 120 है। तो एक बार चेक करते हैं स्टूडेंट्स कैसे। आप मेरे को बताओ ये पूरा पूरा क्या था 60 डिग्री थी, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो 60 का हाफ 30 डिग्री। ये 30 है, ये 30 है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये भी 120 होगा स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये 120 किसके बीच में, F2 और F3 के बीच में। तो सिमिलरली सारे फोर्सेस के बीच में, ऐसा हम लोग सबके साथ कर सकते हैं अलग अलग ट्रायंगल में जाके। तो सारे फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट वो कितना बन रहा है 120। अच्छा, अब इसका वापस से डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट। ये फोर्सेस का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन रहा है, F1 F2 F3, इनके बीच में जो एंगल है स्टूडेंट्स वो कितने हैं 120 डिग्री, कितने हैं 120 डिग्री। अब क्या हो रहा है, देखो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, यानी ये भी F है, ये भी F है और ये भी F है। तो एक रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं और वो 120 डिग्री एंगल्स पे इंक्लाइंड है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। यानी मैं यहां से सीधा बोल सकता हूं स्टूडेंट्स कि जो F नेट है उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों होता है देखिए एक बार। अच्छा, अगर आपके पास दो वेक्टर है A और B, जो A है उसकी वैल्यू F है, जो B है उसकी वैल्यू कितनी है F है, और इनके बीच में जो एंगल है स्टूडेंट्स वो थीटा है, वो कितना है 120 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो इनके एंगल बाइसेक्टर पे आएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी स्टूडेंट्स F ही होगी। यानी दो फोर्सेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच में जो एंगल है 120 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा F ही होगा, और साथ में इनके एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट, क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, ये होता है। तो यहाँ पे a की जगह पे f रखो, b की जगह पे f रखो, तो वो क्या आता है f² प्लस f² प्लस 2f cos थीटा, तो 2f² प्लस 2f² cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखो, अगर मैं cos थीटा की जगह पे cos 120 रखता हूं, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना 120, तो cos 120 होता है स्टूडेंट्स माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ। तो हमारे पास जो नेट है वो कितना हो जाएगा, तो नेट है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 2f², ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस f²। तो स्टूडेंट्स ये f² बचता है, दैट मींस f बचेगा, यानी जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई f की आ गई। तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और वो 120 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा f ही आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है स्टूडेंट, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी कितना आ रहा है f आ रहा है, और इनकी एंगल बाइसेक्टर पे है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। अब हमें किस किस का रिजल्टेंट निकालना है, इसका और इसका। अब ये दोनों क्या है, ये जो रेड वाला आपको एरो दिख रहा है और ये ब्लू वाला एरो है, ये आपस में 180 डिग्री एंगल पे स्टूडेंट, 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे क्या होता है, डिफरेंस होता है, और दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा 0, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नोट कर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंसीडर 3 चार्जेस q, q minus q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure. What is the net force on each charge? तो अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी जो साइड है स्टूडेंट वो है L, यहाँ पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं q, q और -q, तो आपको क्या बताना है कि ईच चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है। तो स्टूडेंट्स हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है पढ़ी थी, इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर A पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, तो इसके जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं, है ना, इसके अलावा जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं उन सब का इसके ऊपर फोर्स निकालो, फिर उन सब का क्या कर दोगे आप, वेक्टर सम कर दोगे, तो
इस तरह से ए के ऊपर नेट फोर्स लगा है हम लोग को फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली बी के ऊपर ए और सी जितना फोर्स लगा रहे हैं वो अलग अलग से कैलकुलेट करो और फिर उस फोर्स का क्या कर दोगे, वेक्टर सम कर दोगे, तो नेट फोर्स आ जाएगा बी के ऊपर। इसी तरह से हम लोग सी के ऊपर नेट फोर्स भी निकालेंगे। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, ए के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ए के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, बी और सी। जो बी है उसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है वो क्या है, क्यू। ए के ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है वो क्यू। तो सेम पोलैरिटी के हैं, सेम पोलैरिटी के कैसे होते हैं फोर्सेस, रिपल्सिव होते हैं स्टूडेंट्स। तो रिपल्सिव फोर्स होंगे तो ये किधर लगाएगा, बाहर की तरफ। देखो स्टूडेंट्स ये ऐसा है, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूं एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब जो सी है वो ए के ऊपर कैसे फोर्स लगा रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। तो ये ऐसा होगा। इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ए सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अच्छा स्टूडेंट, इनमें क्या है, क्या खास बात है, एफ ए बी और एफ ए सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। कितना है स्टूडेंट, क्यों इक्वल है, पहली बात तो ये जो सेपरेशन है ना वो इक्वल है क्योंकि ये साइड ऑफ ट्रायंगल की इक्वल है। साथ में जो पेयर्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ए और बी के फोर्स की मैं कैलकुलेशन करता हूं तो इसमें कौन कौन से पेयर आते हैं, Q1 Q आएगा, Q2 की वैल्यू भी Q आएगी। अच्छा, इसमें भी जब फोर्स की कैलकुलेशन करता हूं तो Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू भी Q आएगी। ये जो नेगेटिव साइन है वो केवल फोर्स के डायरेक्शन डिसाइड करने में काम आता है ना। मैग्नीट्यूड में तो हम लोग Q ही लेंगे स्टूडेंट। तो दोनों के फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, इसको मैं F मान सकता हूं और F की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो कितनी हो जाएगी, Q² ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो डिपेंड करेगा कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये वाला जो एंगल होगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। जब दो फोर्सेस इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आता है स्टूडेंट्स वो भी एफ ही आएगा, है ना। सेम मैग्नीट्यूड के हैं और 120 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ही होगी और साथ में इसके एंगल बाइसेक्टर का आएगा। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स इसको मैं एफ ए लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ए होगी। तो ये वाला जो रिजल्टेंट है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। इसका मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया और इसकी अगर आपको डायरेक्शन देखनी है, अगर आपको इसकी डायरेक्शन देखनी है तो आप क्या कहोगे, जो बीसी साइड है उसके पैरेलल है ना, यानी एफ ए वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि Q² अपॉन L² और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो BC के कर सकते हो स्टूडेंट इसका, है ना। BCC जो है डायरेक्शन इसके पैरेलल है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट B पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो ये देखो B के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, C भी लगा रहा है और A भी लगा रहा है। तो C कैसे लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा स्टूडेंट्स। इसको मैं लिख रहा हूं FBC, फोर्स ऑन B ड्यू टू C। A भी लगा रहा है, A कैसे लगाएगा, रिपल्सिव लगाएगा। तो कुछ ऐसा आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रिपल्सिव फोर्स और ये अट्रैक्टिव है। अच्छा, इनके बीच में एंगल कितना होगा स्टूडेंट, ये 120 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री हो गई। अच्छा, FBC और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, FBE, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ठीक है। B के ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, A लगा रहा है। अच्छा, अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी क्या है स्टूडेंट, इक्वल है। FBA और FBC के मैग्नीट्यूड भी कितने हैं, इक्वल है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, वैल्यू सेम है। जब दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा, F आएगा। और ये इस तरफ आता है, तो F में एक वो कितना आएगा, F आएगा स्टूडेंट। अच्छा, ये वाली जो डायरेक्शन है वो इसके पैरेलल है स्टूडेंट। तो अगर आपको FB की डायरेक्शन देनी हो तो इसकी वैल्यू भी सेम होगी, K² अपॉन L² यानी F के इक्वल, और इसकी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो इस डायरेक्शन के पैरेलल है। और ये वाली डायरेक्शन क्या है, AC साइड के अलोंग है, यानी आप इसको AC क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। C पे आ जाता है, तो C पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो B वाला चार्ज लगाएगा और एक A वाला चार्ज लगाएगा। तो B क्या है, +Q
यहाँ पे क्या है -3, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन। तो ये हमारे पास एफ सी की हो गया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब ए क्या है सी के ऊपर लगाया, कैसा फोर्स लगाएगा, ये भी अट्रैक्टिव लगाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास एफ सी। अच्छा इनके मैग्नीट्यूड सबके क्या है इक्वल है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, इनके बीच में जो एंगल ऑफ कितना है 60 डिग्री है। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा, तो अगर दो फोर्सेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन एंगल कितना है 120 नहीं है, दोनों केसेस में तो क्या था 120 था, हमारे पास जो रिजल्टेंट आया था वो एफ आएगा। अब यहाँ पे रिजल्टेंट एफ नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो एफ सी की बात करें तो ये क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर ये एफ स्क्वायर है, ये भी एफ स्क्वायर है प्लस 2f into f cos 60, एफ स्क्वायर कितना होगा 2f स्क्वायर cos 60 होता है हाफ, तो 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर होगा स्टूडेंट 3f स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज रूट 3f, एफ सी की वैल्यू दी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये कुछ ऐसा एफ सी रूट 3f। और अगर इसकी डायरेक्शन अगर आपको लेनी है तो जो एफ सी वेक्टर फॉर्म में आएगा वो रूट 3 k क्यू स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन है स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको आप मिलाओगे तो इसके परपेंडिकुलर है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसको एक नया वेक्टर देना पड़ेगा आपको एन के। ठीक है, तो एन के इज परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर, ये ए बी के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों चार्जेस के ऊपर कितना नेट फोर्स लगा स्टूडेंट्स वो हमने कैलकुलेट कर लिया, आप नोट कर लें इसको।